गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th क्लास के सिलेबस के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन आज से हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग का है सेट्स। सेट्स मतलब हिंदी में इसको समुच्चय बोला जाता है। ये आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम लोग इसको एकदम बेसिक से एकदम पढ़ेंगे, क्या है नहीं है। ठीक है, हम लोग फर्स्टली इसके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को जानेंगे कि सेट की परिभाषा क्या होती है। सेट हम लोग कहते किसको हैं? ठीक है, तो सेट का परिभाषा होता है ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब बात करें कि आप लोग कलेक्शन के बारे में जानते हैं। कलेक्शन मतलब क्या होता है? एक समूह होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब भिन्न भिन्न अवयव होते हैं। लेकिन आप लोग एक नया वर्ड वेल डिफाइंड के बारे में पहले से अवगत नहीं होंगे कि वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड को हिंदी में सुपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरिभाषित। ठीक है, यानी कि इसका अगर हिंदी में डिफिनेशन दिया जाए तो डिफिनेशन होता है सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहां पर सुपरिभाषित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुपरिभाषित शब्द का अर्थ यह होता है कि जिसकी डिफिनीशन सभी के लिए एक समान है एवं जिसकी डिफिनीशन में किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न न हो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इस कक्षा के 10 बालकों का संग्रह, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या बोलूं? इस वर्ग के 10 बालकों का संग्रह। इस वर्ग के 10 बालकों का संग्रह। तो हम देखते हैं कि इस वर्ग में कोई भी 10 बालकों का एक समूह हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और उस 10 बालकों को अगर हम बालक कह रहे हैं तो अगले लोग भी क्या कहेंगे? बालक ही कहेंगे। क्या कहेंगे? बालक ही कहेंगे। यानी पर्सन बाय पर्सन क्या होगा? डिफिनीशन सेम होगा। डिफिनीशन क्या होगा? सेम होगा। डिफिनीशन नहीं बदलेगा। डिफिनीशन नहीं बदलेगा। इस कारण से क्या होगा कि ये जो एक संग्रह है, कलेक्शन है बालकों का, वह क्या बनाएगा? सेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सेट बनाएगा। सेट का मतलब ही ये होता है कि वैसा समूह जो क्या हो? सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह हो। कैसा समूह हो? सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का मतलब उसमें वैसे ही वस्तु आएंगे जो सुपरिभाषित है। क्या है? माने जिसकी डिफिनीशन क्या है? सबके लिए एक समान है। सबके लिए क्या है? एक समान है। माने पर्सन बाय पर्सन डिफिनीशन नहीं बदलना चाहिए। डिफिनीशन नहीं बदलना चाहिए। तो आप लोग समझ रहे होंगे बात को। इसी में अगर हम ये कह दें दूसरा कि इस वर्ग के 10 अच्छे बालकों का संग्रह,
अगर हम कहें, क्या कहें, इस वर्ग के 10 अच्छे बालक, तो आप लोग क्या समझिएगा कि सर अच्छा बालक क्या होता है? अच्छा बालक कोई मापदंड है क्या सर? सर अच्छा बालक किसको कहेंगे सर? है ना, अच्छा बालक तो पर्सन बाय पर्सन डिफिनेशन अलग हो जाएगा क्या? क्योंकि कौन कितना अच्छा है इसका कोई लेखा जोखा है क्या? इसका कोई नियम है क्या कि कौन अच्छा है कौन खराब है? इसका कोई मापदंड नहीं है। इसलिए ये जो अच्छा लिखा हुआ है अच्छे बालक, ये क्या हो गए? सुपरिभाषित नहीं हुए। सुपरिभाषित और सुपरिभाषित नहीं हुए, इस कारण से क्या हुआ कि ये जो कथन है वह समुच्चय नहीं बनाएगा, यानी ये जो समूह होगा वो सेट नहीं मेक करेगा, सेट नहीं फॉर्म करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझने कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका डिफिनेशन सबके लिए क्या हो, एक समान हो, जिसका कोई लेखा जोखा हो, जिसको हम लोग कहीं पर लिख सकते हैं, है ना, जो एक नियम के अनुसार लिखा जाए। तो यहां पर हम लोग क्या देखना है कि अच्छा बालक कौन कितना अच्छा है, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसलिए क्या होगा कि ये जो है वो सेट नहीं बनाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या होगा? सेट नहीं बनाएगा। इसी प्रकार हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और भी एग्जांपल क्या लेंगे? तीसरा, सेट ऑफ, थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का सेट नहीं होगा, यहां पर कलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्शन। क्योंकि सेट तो अभी हमें पता करना है कि ये सेट है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह यानी संग्रह। अब आप मुझे बताइए कि 10 से छोटा प्राकृत संख्या जो होता है, अगर मेरे लिए वो 10 से छोटा प्राकृत संख्या सब है, तो क्या दुनिया में किसी और आदमी के लिए कुछ और होगा? नहीं ना होगा, वही ना होगा। यानी पर्सन बाय पर्सन डिफिनेशन नहीं बदल रहा है। अच्छा, 10 से छोटा जो प्राकृत संख्या होगा वो दुनिया में सबके लिए क्या होगा? 10 से छोटा ही होगा क्या? इसलिए कहीं ना कि सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि जिसकी डिफिनेशन क्या हो, सबके लिए एक समान हो। क्या हो? सबके लिए एक समान हो, वो क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। यानी कि जिसमें वैसा गुण ना हो कि जो एक विरोधाभास उत्पन्न करता हो। क्या उत्पन्न करता हो? विरोधाभास, कि दो आदमी उसमें लड़ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो सेट को आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं, जैसे कि चौथा अब है कि विश्व के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो अब बताइए कि विश्व के 10 सबसे खतरनाक जानवर जो होंगे, अब देखिए कौन कितना खतरनाक है इसका कोई मापदंड है क्या? क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि शेर ज्यादा खतरनाक होता है, चीता कम खतरनाक होता है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। इसलिए यह भी क्या हो गया? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं हुआ। इसलिए यह क्या होगा? सेट नहीं बनाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई समूह सेट कहलाएगा, ठीक है, लेकिन कैसा समूह कहलाएगा? सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह। किसका संग्रह? सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो गया? ठीक है, तो हम लोग देखें क्या कि विश्व के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये क्या होगा कि ये सेट नहीं बनाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुपरिभाषित, ये क्या होगा कि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर जो होते हैं वो सुपरिभाषित नहीं होते, क्योंकि उसकी डिफिनीशन सबके लिए एक समान नहीं होती है। और दूसरी बात कि कौन कितना खतरनाक है इसका कोई मापदंड
नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल द्वारा हम लोग ये समझ पाए कि सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह कैसा होता है और किसको हम लोग समुच्चय कहेंगे, किसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किसे क्या आता है? बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। यानी कि हम समुच्चय कोई भी होगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला किससे डिनोट करेंगे? बड़े अक्षर से। बड़ा अक्षर आप लोग समझते हैं कौन कौन होता है बड़ा अक्षर? जैसे कि ये हो गया बड़ा अक्षर, ये सब हो गया, है ना। इस तरह से जेड तक किसी से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? छोटे अक्षर से। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा एलिमेंट्स को हम लोग शॉर्ट में मेंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेंबर। या फिर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट। मेंबर कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए, चाहे एलिमेंट कहिए, बात क्या है? सेम है। ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा यहां पर रिप्रेजेंट कीजिए चाहे डिनोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। यानी कि सेट को बड़े अक्षरों से, सेट के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जिन वस्तुओं का संग्रह होता है, उनको हम लोग किससे करते हैं? छोटे अक्षर से। अगर इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? छोटा अक्षर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर यूज करेंगे तो नंबर तो छोटा और बड़ा नहीं होता है, नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही तरीके से होता है, 1 2 3 इस तरह से, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग एलिमेंट को छोटे अक्षर से और सेट को बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज द वीडियो, नोट एग्जाम। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब जैसे समुच्चय के अवयवों को हम लोग क्या करते हैं? मध्यम कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है? ऐसा होता है।
ठीक है, कैसा होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसको आप लोग मध्यम कोष्टक भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मध्यम कोष्टक यानी मिडिल ब्रैकेट, यानी सेट के एलिमेंट को क्या करेंगे, मध्यम कोष्टक के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि समुच्चय के अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर रखते हैं। क्या रखते हैं, समुच्चय के अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर रखते हैं। तो ये सब तो हो गया कि सेट को किससे डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट कैसे सजाए जाते हैं। अब है कि कुछ सेट होते हैं जो स्टैंडर्ड सेट कहलाते हैं। जैसे हम लोग के पास कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं, सम स्टैंडर्ड सेट नोटेशंस। जैसे कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं, जैसे कैपिटल एन। कैपिटल एन का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आप लोग जानते होंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, कैपिटल एन से किसको डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से किसको डिनोट करेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन एलिमेंट चलाएगा, 1 2 3 4 और इस प्रकार ये 3 गो डॉट है, इसका मतलब एंड सो ऑन होता है। ठीक है, क्या होता है, एंड सो ऑन, यानी कि और इस प्रकार, यानी कि 1 2 3 है, इसका क्या आ गया 4, इसका क्या आएगा 5, इसका क्या आएगा 6, इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू से किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अर्थात पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, कि जब जीरो को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के साथ रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यानी कि जीरो हो जाएगा और उसके बाद सारे के सारे प्राकृत संख्या चले आएंगे और एंड सो मतलब और इस प्रकार ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आई, आई या फिर जेड, आई या फिर जेड। आई या फिर जेड को तो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक में क्या होता है, आपका नेगेटिव वाले सारे नंबर होंगे। नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक, और साथ में क्या होगा, जीरो और सभी का सभी प्राकृत संख्या। ये क्या कहलाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इंटीजर। इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, आई या फिर जेड होगा। क्या होगा, आई या फिर जेड। ठीक है, ये जेड लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे क्यू से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय।
प्रमेय संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, बात यह है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को हम लोग 1 बाय 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये हम लोग जानते हैं। ऐसा हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग माने रेशनल नंबर में, किसमें, रेशनल यानी परमेय संख्याओं को 1 बाय 1 नहीं लिख सकते हैं। 1 बाय 1 कहने का मतलब यह हुआ कि एक परमेय संख्या के ठीक कौन सी परमेय संख्या होगी ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो उसके एलिमेंट को हम लोग 1 बाय 1 नहीं दिखा सकते हैं, जिस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर। आर मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ रियल, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है? इसको भी हम 1 बाय 1 लिस्ट नहीं कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आगे है आप लोग का आर माइनस क्यू, जिसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी अप्रमेय संख्याओं का समुच्चय। इधर नोट हो गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर आप लोग इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कैपिटल सी अगर रहेगा तो कैपिटल सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बारे में आप लोग पहले से अवगत नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े हैं। जिसके बारे में आप लोग 11th क्लास में ही चैप्टर है आगे, 5वां चैप्टर, उसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसको बोलते हैं समृद्ध संख्याएं। ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर मान लीजिए कि i प्लस दिया हुआ है, i प्लस ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, इस दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या होता है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। अगर Q प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब आप समझिए क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी धन परमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर आता है आपका इसके बाद, जैसे कि आप R प्लस जानते होंगे। R प्लस को एक और तरीका से R प्लस इस तरह से भी देता है। तो कहीं पर जब हम लोग सेट थ्योरी का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वहां पर अगर R प्लस या फिर इस तरह से लिखा रहेगा तो वहां पर जरूर ये दिया रहता है कि ये क्या है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
ठीक है। इसके बाद और भी सेट, जैसे किसी भी सेट का अगर यूज करता है कहीं पर भी, किसी थ्योरम में या फिर कहीं किसी क्वेश्चन में, तो वहां पर जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे कुछ सिंबल्स और हैं जो कि हम लोग सेट में एज ए टर्म के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हो गया नोट? ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक, देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ सिंबल्स और हैं। जैसे कि कुछ सिंबल्स होते हैं, सम बेसिक सिंबल्स, जैसे इसका होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ये होता है आपका डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तीसरा होता है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज। चौथा होता है, ये उल्टा ई की तरह रहता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। पांचवा होता है दैट इंप्लाइज, सिक्स होता है implied and implied by, implied and implied by। ओके, और भी बहुत सारे नोटेशन हैं, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि इसका मीनिंग सब क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती होगी तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं कि इसमें क्या आपको डाउट है। ठीक है, आप लोगों का क्या है कि अगले क्लास तक आप क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सेट बनेगा कौन सेट नहीं बनेगा, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।